जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट जीके पढ़ेंगे जिसमें हमारा हिस्ट्री चल रहा है। पर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको या तो लुसेंट सब्जेक्टिव का, नहीं तो बहुत सारे कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दे दो। तो एट फर्स्ट तो मैं जिस पेज का हमको वीडियो बनाना होता है 4-5 पेज का मैं फ़ोटो लेता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके। और पीडीएफ से आप अधिक नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो कोई भी बुक, कोई अच्छी बुक जैसे अग्नि मीन्स ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की बुक डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाएगा आपको आसानी से। विंग्स ऑफ फायर देखो, पढ़ के आप नहीं पढ़ पाओगे, 1 से 2 पेज पढ़ोगे थक जाओगे। तो पीडीएफ से पढ़ना ये एक ढकोसला है। तो हालांकि बहुत स्टूडेंट पढ़ भी पाते हैं, तो मैं सबको नहीं कहूँगा। ओके। लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं वैसे नहीं करता हूँ। अगर आप लोग कहोगे, हालांकि मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके। बहुत सारे साइट ऐसे हैं जो आपको पैसा लेगा पर आपको पीडीएफ दे देगा, पर मैं कहूँगा कि नहीं लो पीडीएफ से पढ़ नहीं पाओगे। ओके, बुक ही ले लो इससे अच्छा। यहाँ पे एक्सरसाइज 20 आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो इसमें पहला दिया गया है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो जब 3री शताब्दी अंत पे था। ओके, उस टाइम में कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश का स्थापना किया था कौशाम्बी में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश को संभाला 280 से लेकर 320 तक, 240 से लेकर 280 तक, मतलब 40 वर्षों तक मीन्स ये श्रीगुप्त रहा। फिर घटोत्कच भी 40 वर्षों तक रहा। उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मीन्स ये तीसरा शासक हुआ गुप्त काल का। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि कौन सा गुप्त सम्राट या किस सम्राट ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत जो कि 319-20 के आसपास आरंभ हुआ था, इसका शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो अभी तक हमने क्या सब पढ़ा है? विक्रम संवत, शक संवत और फिर गुप्त संवत, ये तीनों लाइन से पढ़े हैं। ओके। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक बार रिपीट कर लो कि गुप्त संवत किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। मतलब ये चौथे नंबर का था। आपको नंबर याद करना होगा क्योंकि कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देता है। ओके, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। पहला कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा था घटोत्कच। फिर कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद समुद्रगुप्त। ओके, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 15 वर्षों तक कार्यभार संभाला, क्योंकि 320 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा था। 320 में गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कौन? तो समुद्रगुप्त। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। फिर से रिपीट करता हूँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 9 शासक को आर्यवर्त में और दक्षिणवर्त में 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो सिकंदरगुप्त के। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने किया, जो किसके दरबार कवि थे? समुद्रगुप्त के। अच्छा, एक और हमको कहना था कि आप लोग कभी कभी रिक्वेस्ट करते हो कि सर एक से अधिक वीडियो अपलोड कर दो हिस्ट्री का। मैं जिस दिन करता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो। जैसे कि हालांकि ये वीडियो तो मैं मीन्स मेरा वीडियो आगे चलते पीछे चलता रहता है। मैं एक वीडियो डाला था शायद गुप्त साम्राज्य का, सम्राट अशोक का। उसको आप लोगों ने देखा ही नहीं। मीन्स 4 से 5 लोग देखे ही नहीं हो। तो या तो सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग समझ जाओगे कि चलो आज मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड किया है। नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे में आप लोग फिर कुछ दिन के बाद बोलोगे कि सर समुद्रगुप्त तो छूट ही गया है, मीन्स ये काल तो हुआ ही नहीं है। तो मैं एक लाइन से भी पढ़ा रहा हूँ तो पूरा आपका हो रहा है। बस
बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, तो उसके कुछ मिनट के बाद वहाँ भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, चलो आगे प्रश्न पे आते हैं। अब समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अश्वमेघकर्ता मीन्स अश्वमेघ वो अधिक करता था, अश्वमेघ जग होता है ना, वो काफी अधिक करता था, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को अश्वमेघकर्ता का उपाधि धारण मीन्स दिया गया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिक्के पर बीना वादन करते हुए उनका फोटो दिखाया गया। इस लाइन को फिर से बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाए जाने के कारण लगाया गया है। मतलब समुद्रगुप्त के टाइम में जो सिक्का था या गुप्त काल में जो सिक्का था उस पे बीना वादन करते हुए किनका तस्वीर था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। तो गुप्त काल के कौन से शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। मीन्स समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। और समुद्रगुप्त के पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कैमा शासक हो गया? पांचवा शासक हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। काफी इंपॉर्टेंट है। फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था, जो कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। चीन का यात्री था और वो बौद्ध धर्म को मानता था। क्लियर। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम, या उसी का नाम था गोविंद गुप्त, जो कि 415 से लेके 554 ईस्वी तक रहा। मीन्स अप्रॉक्स 39 वर्ष तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया। काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। इसको नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। इस लाइन को कमेंट बॉक्स में लिख लो ताकि लंबे समय तक याद रहे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त, जो 455 से लेकर 467 वर्ष तक मीन्स इनका टेन्योर रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्ता को स्वराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्वराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त को किसने नियुक्त किया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। प्रश्न ऐसे आएगा कि जब हुनों का आक्रमण हुआ उस टाइम में भारत में गद्दी पर या मगध साम्राज्य में कौन बैठा हुआ था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन था जब हुनों ने आक्रमण किया था। अंतिम गुप्त शासक कौन बना? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सबसे बड़ा, जैसे अभी हमारा मीन्स अगर प्रादेशिक इकाई तो हमारा अभी भी क्या चलता है? देश ही चलता है। उससे अधिक कॉन्टिनेंट, लेकिन वो प्रादेशिक इकाई नहीं होता है। ओके। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। आगे दिया गया है भुक्ति मीन्स ये दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी, तो भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। मीन्स विषय का जो हेड होता था उसे विषयपति कहलाता था। मीन्स अगर आपको अरेंज में दे दे तो सबसे पहला हो गया गोपना, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद विषयपति। ओके। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। दंडपाशिक का मतलब होता था पुलिस विभाग गुप्त समय में। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। जिसे हम लोग अभी चौकीदार कहते हैं, उसे वो चाट और भाट कहता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा की या ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेट कहा जाता था।
मीन्स कुछ ग्राम अगर मिल गया तो उसको पेठ कहा जाता था। ओके। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है कि वो लोग किस प्रकार से जमीन खरीद बिक्री करते थे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दामोदर ताम्रपत्र से, दामोदर ताम्रपत्र से। ओके। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था, जो कि ठीक ठाक था, बहुत कम था, क्योंकि इसके बाद संभवतः आप देखोगे 1/10 अधिक जगह रहता था। ओके। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। जैसे एक था पहला क्षेत्र, जिसमें कृषि योग्य भूमि था, उसको क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु मतलब वास करने के लिए, जहाँ लोगों का घर होता था। ओके। चारागाह भूमि, जिसमें पशुओं का चारा होता था। सील, इस भूमि को जोतने योग्य नहीं होता था, मीन्स बंजर भूमि जिसको कहते हैं, उसको सील कहा जाता था। सील मतलब पत्थर समझ लो, तो रेगिस्तान या बंजर कह लो। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली हो, फॉरेस्ट हो जिसपे, उसे अप्रहत कहा जाता था। अब आगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दिया गया, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश, तिनवा में। शिव मंदिर ये नागोद मध्य प्रदेश, भुमरा में। पार्वती मंदिर नैना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह, नागोद मध्य प्रदेश में। नागोद में 2 मंदिर था, एक भुमरा एक खोह में, एक जगह शिव, दोनों जगह शिव मंदिर ही था। ओके। भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ईंट द्वारा निर्मित है। मीन्स ये लक्ष्मण मंदिर जो है कहाँ पे था? कानपुर में है, वो ईंट से निर्मित था। आगे दिया गया इसमें, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ज्येष्ठक कई बार इंपॉर्टेंट है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में ज्येष्ठक किसे कहा जाता था? तो श्रेणी का जो प्रधान होता था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, वो समझ लो मीन्स 5-6 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। ओके। अच्छा, उज्जैन का जो कोई शासक था, उन्होंने एक संबंध बनाया था। ओके। कौन सा संबंध था ये कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन दे देते हैं, विक्रम संबंध, शक संबंध, 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से एक का उज्जैन के शासक ने बनाया था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। ओके। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे क्या कहा गया? दिनार कहा गया था। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशानम स्मृति में मिलता है। ओके। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में जो सवर जाति के लोग थे, वो अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का अभिलेख मिलता है। मतलब सती प्रथा उस टाइम में था। ओके। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याएं को कुटनी कहा जाता था। ओके, फिर से रिपीट कर लो इसको। वेश्या करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? गणिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। आगे, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का महान गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। विष्णु का वाहन जो गरुड़ होता है, वही गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओके। अजंता में निर्मित, अच्छा ये देवगढ़ वो नहीं है जो देवघर झारखंड में है। ओके। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। इनमें गुफा संख्या 16 और 17 ये क्या है? गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि मरणासन्न राजकुमारी का चित्र कौन से नंबर गुफा के है? तो 16 नंबर। और अजंता में जो 2 गुफा है 16 और 17, ये क्या है? गुप्तकालीन है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको अजंता का गुफा कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना। ओके। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण
की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कर्ष किए गए हुए हैं। तो बौद्ध से संबंधित जानकारी कौन सी गुफा से मिलता है? तो गुफा नंबर 17। ओके। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। दो था, महायान और हीनयान। तो वो मैंने बताया था कि हीनयान छोड़ के चला गया था, फिर वापस आया तो दो संप्रदाय में बट गया था। बौद्ध धर्म में पढ़े थे ये सब चीज़। तो ये जो गुफा है 17 नंबर गुफा, इसमें जो दिया गया है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके, वो महायान शाखा से है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ कहाँ पे है? धार मध्य प्रदेश में नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। गुप्त काल में निर्मित जो बाघ गुफा है वो क्या है? विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए कि कालिदास किसके दरबार कवि थे या किसके टाइम के कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी था। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। धनवंतरी क्या था? आयुर्वेदाचार्य था, जो किसके टाइम में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ओके, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। क्लियर? पहले स्थान पे क्या है? बाइबिल है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। किसको? तो पंचतंत्र को। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकरित्व। ओके। आर्यभट्ट ने, यहाँ पे ये सब याद होना चाहिए आपको कि विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। ओके, पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी में सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला प्रमुख विद्वान 12 मिहिर, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि था। काफी इंपॉर्टेंट है, सबका नाम याद रख लो। और यहाँ पे तुलसीदास का भी नाम याद रख लो। ओके, 1 मिनट। तो कौन कौन से हैं? 12 मिहिर, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त। सॉरी, तुलसीदास नहीं, कालिदास था। ओके। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों का जो वर्तमान रूप हुआ उसमें रचना कुछ टाइम में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत हम पढ़े हुए हैं। गुप्त काल मीन्स ये वैदिक काल जो होता है, पुराण काल, सब कुछ पढ़े हुए हैं, इसलिए इतना हम नहीं डिप जा रहे हैं अभी। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा था। गुप्त काल में कौन सा भाषा चलता था? तो संस्कृत चलता था। संस्कृत शासकीय भाषा था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपिका कहा जाता था। रूपिका कहा जाता था। ओके। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायक और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति और मंदिर बनाने का कला जो है वो गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ। चलो आपको कमेंट बॉक्स में मंदिर बनाने का 2 कम से कम प्रोसेस बताना है। मीन्स 2 टाइप का मंदिर जो होता है वो आपको बताना है। ओके। आगे दिया गया गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में है। जो 13 तरह का भास होता है, साउंड होता है, वो इसी काल में, गुप्त काल में ही है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये कौन सा है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। ओके। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, प्रथम भारतीय रचना है। काफी इंपोर्टेंट है। कालिदास का जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, ओके, ये प्रथम भारतीय रचना कहा जाता है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। मीन्स पहला तो ये हुआ अभिज्ञान शकुंतलम, फिर भगवत गीता का भी इंग्लिश भाषाओं में, मीन्स यूरोपियन भाषा में हुआ। भगवत गीता का जो इंग्लिश अनुवाद किया वो था विल्किल्सन। ओके। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे सांस्कृतिक मतलब हो गया जो आर्ट एंड कल्चर, इस टाइप का जो होता है सांस्कृतिक, जो हमारा कल्चर है, तो उसके कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो आपका गुप्त काल कंप्लीट हो गया। आगे हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।